Hello young physics learner, welcome back to my class. This is for class 12th student and we were discussing about the main topic, that is alternating current. In my previous lecture, I told you about introduction of alternating current, a brief overview of this chapter alternating current, as well as I have discussed about the difference between alternating current and direct current. I have given so many examples. You can watch that video and you can get the basic of this alternating current. So here today I am going to discuss about average current and root mean square current, and before this the mathematical base of this average current and root mean square current, that is Fourier analysis. So आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है मैथमेटिकल फिजिक्स में, जिसके बेसिस पर हम वेक्टर सॉल्व करते हैं. यहाँ पर फूरियर एनालिसिस एक मैथ्स का वो पार्ट है जिसके बेसिस पर हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं विथ सम स्मॉल स्टेप्स. आप एवरेज ऐसे डायरेक्टली भी निकालते हो, लेकिन जहाँ करंट की बात आती है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में कोई वैल्यू मूव कर रही है या फ्लो कर रही है, तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है मैथमेटिकल न्यू मैथमेटिक्स की, दैट इज़ फ्यूरियर एनालिसिस. सो दिस इज़ वन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस होल चैप्टर इज़ मैथमेटिकल चैप्टर. अभी इसके आगे जितने भी सर्किट पढ़ेंगे उसमें आपका टोटली मैथमेटिक्स अप्लाई होगा. सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू क्लियर यू वन थिंग. बी फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड द स्टेप्स ऑफ डिफरेंट सर्किट, क्योंकि ये अभी आगे भी काम आने वाला है. अब आपने जो बेस बताया था वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया. उस बेस और उससे पहले के चैप्टर के बेसिस पर ही आगे के ये जितने भी टॉपिक चलेंगे सर्किट्स के, ये इस चैप्टर में टोटल सर्किट ही हैं, ये जितने टॉपिक चलेंगे सर्किट्स के, यू हैव टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो यू हैव टू मोर फोकस ओवर मैथमेटिक्स of physics. Okay, so here I am going to discuss about mathematical that Fourier analysis, that Fourier function. If I am talking about Fourier function, then Fourier function is the average of any value. Average is represented by this one. This is average of any physical value. कोई भी physical value हो उसका आप average निकाल सकते हो. तो कैसे निकलेगा? दिस वन इज़ टर्म्ड एज द फूरियर फंक्शन. फंक्शन आपने मैथमेटिक्स में है एक पार्ट फंक्शन. सो फूरियर फंक्शन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू बाय दिस मैनर ओवर द टाइम पीरियड. जब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तब फूरियर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दिस वन इज़ द पीरियोडिक फंक्शन. ओके, पीरियोडिक फंक्शन में अगर हमें एवरेज निकालना है, इफ़ दिस फूरियर फंक्शन इज़ द एवरेज ऑफ एनी वैल्यू, देन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज फॉर द टाइम पीरियड. हियर टी इज़ द टाइम पीरियड. रिमेंबर दिस थिंग. अगर आपको हाफ टाइम इंटरवल में निकालना है तो आपको t/2 करना पड़ेगा. अब ये टाइम इंटरवल, हाफ टाइम इंटरवल, ये सारा का सारा लेक्चर नंबर 1 में आपको एलैबोरेट किया हुआ है मैंने. So you can watch for these terms to be very clear. So here the time period and t/2 is the half time interval. तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि एवरेज करंट निकालो फॉर द फुल वैल्यू, फुल साइकिल, तो आप t यूज़ करोगे. अगर आपसे हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालने को कहा जाता है तो आप t/2 यूज़ करोगे. अब ये साइकिल कहाँ से आ गया? बिकॉज हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंस बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में. तो यहाँ जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये टाइम के अकॉर्डिंग्स में वेरी कर रही होती है. ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. हियर ऑन द एक्स एक्सिस इट इज़ टाइम. ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज. दैट मीन्स ये चैप्टर लिंक्ड है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपका लास्ट चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिंक है. उसका मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ उसका लास्ट पोर्शन, दैट मीन्स जो एसी जनरेटर था, वो अच्छे से रिवाइज कर लेना है इस एसी को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो आई वी, हेयर आई इज़ द इंड्यूस्ड करंट एंड वी इज़ द इंड्यूस्ड वोल्टेज. EMI चैप्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज E से रिप्रेजेंट हुआ था, जिसकी इक्वेशन आई थी E0 साइन थीटा, वेयर थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा टी. So E is equal to E0 sin omega t, where E0 is NBA omega. Okay, this is the value of E0.
व्हाट इज़ ई नॉट? इट इज़ द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कहाँ पर होगी? यहाँ है पीक वैल्यू। पीक का मीन्स होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आपको अगर ये आई वेव है मीन्स करंट वेव है, तो यहाँ पर आपको आई मैक्सिमम, जिसको हम आई नॉट कहेंगे, ये मिल जाएगा। तो पीक मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपके टॉपिक में पीक लिखा हो या मैक्सिमम लिखा हो या आई नॉट लिखा है, ऑल आर सेम थिंग। एंड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि वट एवर बी द वेरिएशन इन करेंट, करस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन द वोल्टेज यू विल गेट। सो आई पीक के करस्पॉन्डेंस में वी पीक, वी मैक्सिमम एंड वी नॉट। तो डेरिवेशन हम किसी इन दोनों में से किसी एक के लिए ही करेंगे, एक फिजिकल टर्म्स के लिए करेंगे, वेदर वी आर गोइंग थ्रू करेंट और वी आर गोइंग थ्रू वोल्टेज, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमें यहाँ पर जो डेरिवेशन करनी है वो इसी पार्ट से करनी है। मैं यहाँ से पहले इधर इसलिए पहुँच रही क्योंकि आपका इसका यूटिलाइजेशन क्या है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है यानी फुल साइकिल के लिए अगर आप निकाल रहे हो, तो करंट के ग्राफ में ये जो करंट वेव है, ये एक वेव कंप्लीट हो जाती है। दिस वन इज़ द सेकेंड वेव, ओके। सो वन वेव में एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट जब वेरी कर रही है तो हर एक टाइम t1 टाइम के लिए आपको i1 करंट मिलेगी, t2 टाइम के लिए i2 करंट मिलेगी, t3 टाइम के लिए i3 करंट मिलेगी। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द करंट इन वन साइकिल। अगर आप वन साइकिल के लिए ले रहे हो तो वन साइकिल में एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन साइकिल और वन वेव इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर? तो हम अगर यहाँ पर एवरेज वन साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर t यूज़ करना चाहिए। क्लियर है? ये जो फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन है। फूरियर फंक्शन इज़ अ टाइम फंक्शन एंड इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे जहाँ पे पीरियोडिक मोशन है वहाँ पर आप फूरियर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? एनी डाउट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाफ टाइम पीरियड की जो मैंने बात की थी, दैट मीन्स व्हाट? हाफ साइकिल इज़ दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भी देखो करंट में वेरिएशन है, तो इतने का एवरेज निकालने के लिए आप हाफ टाइम पीरियड यानी t/2 टाइम पीरियड के लिए फूरियर फंक्शन अप्लाई करोगे। सो हाफ वेव के लिए भी यहाँ पर एवरेज करंट निकाली जा सकती है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज वोल्टेज भी आप निकाल सकते हो। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूरियर फंक्शन। क्लियर? अब आ जाते हैं उस सीक्रेट फार्मूला पर, जो फार्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है और जो फार्मूला आगे यूज़ करना है। सो दैट फार्मूला इज़ 1/t इंटीग्रेशन it dt, okay, and the time interval here is 0 to t. Are you getting my point? So this is the Fourier function. This is the Fourier function for full cycle. ये full cycle के लिए है, ठीक है। यहाँ आई मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि हम करंट का फंक्शन निकाल रहे हैं। अगर वोल्टेज निकालना होता तो 1/t vt dt हो जाता। क्लियर? सो वोल्टेज के लिए आप ऐसे लिखोगे 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt that not velocity, it is voltage, okay. So vt means what? Voltage, that means the EMF of the AC current corresponding to the variation with time, okay. So here you will get vt dt for full cycle. So that is the average of the value. This one is the average value here. You can write it as I average. Average को हम इस तरीके से बनाते हैं साइन. So this is the average value of current and this one is the average value of voltage for full cycle. Clear? ऐसे ये फार्मूला नोट कर लो, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, अभी यूज़ होने वाला है। जब आप बेस से स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आगे भी आपको ईजिली समझ में आएंगे पॉइंट, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर द फुल साइकिल। अब आ जाते हैं हाफ साइकिल के लिए। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज करेंट फॉर हाफ साइकिल, देन यू विल प्लेस in place of t you will place t/2 integration 0 to t/2 it dt. ये हाफ साइकिल के लिए। दिस वन इज़ फॉर फुल साइकिल एंड दिस फॉर्मूला इज़ फॉर हाफ साइकिल। क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं वोल्टेज पे फॉर अ हाफ साइकिल। सो यू विल गेट इट एज 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2 vt dt। सारा नोट करते जाओ, इम्पॉर्टेंट है।
अदरवाइज़ ये अगर मिस हो गया तो आगे के टॉपिक में फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा, और आप पीछे जाओगे तो दैट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो दैट इज़ वाई write down all this formula and you will use this formula. Clear? So average you can find with the help of Fourier function. This is Fourier function, average of I, average of V. Okay, clear? Now come to the RMS value, root mean square value. How we will get the root mean square and what is the meaning of root mean square? अब आती है बात रूट मीन स्क्वायर की. फूरियर फंक्शन हमें बताना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, किसी भी फंक्शन के, ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, मैथ्स में फंक्शन आपने जो पढ़ा है उसी को यूज़ कर रहे हैं. सो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है. मीनिंग ये स्टेप्स इसका देखो तो ये दिस इज़ RMS. पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है जो भी फंक्शन हो. सपोज f एक फंक्शन है, उसका पहले जो टाइम फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पहले स्क्वायर करना है, फिर इसका मीन निकालना है, फिर जो मीन आएगा उसका अंडर रूट कर देना है. इसका ये होता है रूट मीन स्क्वायर. जस्ट रिवर्स लेकर के चल रहे हैं, स्क्वायर देन मीन देन रूट. मीन फूरियर फंक्शन के अकॉर्डिंग्स में जो फार्मूला आपको बताया था सेम फार्मूला आप यूज़ करते हो. कैसे आता है, यानी ये अंडर रूट वैल्यू है पूरी, इसके अंदर अगर आप फूरियर फंक्शन फुल साइकिल के लिए अप्लाई करोगे तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t ft dt ऐसे आएगा. अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, करंट. अगर आप करंट का निकाल रहे हो, ये था किसी भी फंक्शन का रूट मीन स्क्वायर. ओके, अब आप अगर करंट लेते हो, करंट का रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हो, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, अंडर रूट करना है, 1/t करना है, इंटीग्रेशन 0 to t. ये साइकिल पे डिपेंड करता है कि आप फुल साइकिल ले रहे हो कि हाफ साइकिल. इंटीग्रेशन की लिमिट्स और बाहर जो फंक्शन आया था आई, ये फंक्शन का स्क्वायर होना था यहाँ पर. सो आई स्क्वायर dt, समझ रहे हो. तो पहले आपने इंटीग्रेशन में क्या करना है कि आई के स्क्वायर को सॉल्व कर देना, यानी एवरेज निकाल लेना है इसका स्क्वायर का. उसके बाद अंडर रूट कर देना है. रूट का मीन्स होता है अंडर रूट. दिस इज़ अंडर रूट, दिस इज़ स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू, दिस इज़ मीन एवरेज ऑफ एनी वैल्यू. ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर निकालते हो. अब पर्पस यह आता है कि रूट मीन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों निकाल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर. तो जो साइकिल बनती है पीरियोडिक फंक्शन की, दिस इज़ अ साइन वेव. जो करंट आई थी, करंट और वोल्टेज बोथ, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी पीरियड के अकॉर्डिंग्स में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. दिस वन इज़ द टाइम पीरियड. अब यहाँ पर देखो तो करंट की वैल्यू इतनी वेरी कर रही होती है, हर एक पॉइंट पे करंट इतना वेरिएशन शो कर रही है बिकॉज ऑफ द साइन फंक्शन. ओके, जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आप देखो बहुत जल्दी वेरी कर रहे होते हैं. ये वैल्यूज़ है. अभी मैं आपको आगे फेज़र का मीनिंग भी बताऊंगी और फेज़ का मीनिंग भी बताऊंगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज़. तो ये जो वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं ऐसे इतनी रैंडमली वेरी कर रही है कि t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे सपोज़ ये हो गई 2.01 थी, t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे हो गई 2.02, t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड पे हो गई 2.03. वेरी बहुत जल्दी कर रही है और जो वेरिएशन हो रहा है बहुत कम है. ये देखो किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है. ठीक है, तो वेरिएशन ये बहुत कम है. ये वैल्यू कभी कभी मेज़रमेंट में नहीं आ पाती है. एमीटर से रीडिंग ले रहे हैं, करंट की रीडिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एमीटर से लेंगे. एमीटर से रीडिंग लेने पे या मल्टीमीटर से रीडिंग लेने पर ये माइन्यूट वैल्यूज़ कई बार ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, जिनका पता भी नहीं चलता. ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जो रीडिंग में आ सकती है, यानी मैथमेटिकली हम इसे निकाल रहे हैं. इसका फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है रूट मीन स्क्वायर का, हम इसे मैथमेटिकली निकाल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी रैंडम मूव कर रही है. इंडिया में तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की है, बाहर की कंट्री में इससे भी ज़्यादा है कुछ कंट्रीज़ में. ठीक है, तो यहाँ इतनी रैंडमली ये करंट अपना डायरेक्शन और वैल्यूज़ को चेंज कर दे रही है कि एग्जैक्ट टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जैक्ट वैल्यू को बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. इसलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकली उस वैल्यू को स्क्वायर मीन करके निकालते हैं, ताकि जब स्क्वायर होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी और ये मेज़रमेंट में आ जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको अच्छे से, इस जो मैंने वीडियो बताया इसको अच्छे से कई बार रिपीट करके देखना,
बहुत ही माइन्यूट डीप कॉन्सेप्ट है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रूट मीन स्क्वायर हमें निकालना ही क्यों है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। देयर इज़ नथिंग प्रैक्टिकल इन रूट मीन स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि एक वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसमें रूट मीन स्क्वायर आ रहा है। रूट मीन स्क्वायर उसमें कोई वैल्यू नहीं आती, उसमें सिर्फ करंट की ही वैल्यू आती है, बट उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ताकि वो मीजरेबल हो। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो that is the case, and now we are going to discuss about that average value of current and root mean square value of current by using Fourier analysis. Now we are going to find out the average AC for full cycle. Okay, the first case is full cycle. Full cycle means what? This is I, V and this one is T, and we are going to find out the value of current for this cycle. Here it is T. Clear? So let's start. I is equal to I naught sin omega t. Omega here is angular frequency. इसका आप याद रखना, पहले भी पढ़ चुके हो इसे, 2 पाई f इसे कहते हैं या 2 पाई न्यू लिखते हैं इसे, ठीक है। वेव एंड ऑसिलेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट you must go through with the wave and oscillation of +1, okay, for this topic. अगर बहुत अच्छे से समझना है तो वो, अदरवाइज़ तो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट तो इसमें बता ही रही हूँ, वो उतना जितना इसमें रिक्वायर्ड है वो पॉइंट्स तो मैं आपको डिस्कस कर ही ले रही हूँ, बट अगर बहुत डीपली समझना है, अंडरस्टैंड करना है इस पूरे टॉपिक को, तो एक बार को वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ लेना, तो इसकी जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, मैथमेटिकल टर्म्स, वो सारे क्लियर होते जाएंगे। So here I is equal to I naught sin omega t. Omega is known as angular frequency. This is angular frequency. Okay, frequency होती है, frequency is what? Number of waves per second. That is called frequency. So here it is angular frequency, and f here or nu here is frequency. AC की frequency इंडिया में 50 Hz है. Okay. So here's I is equal to I naught sin omega t. Now we are going to find out the average current for full cycle. So here we will get the average current as 1 over t integration 0 to t I dt. I की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So 0 to t I naught sin omega t dt. We will get it as 1 over t. I naught is the peak value, तो वो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी पीक यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में I naught है, यहाँ नीचे की साइड में I naught। पीक वैल्यू है जो पूरी वेव फॉर्मेशन में सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे डैम्पिंग नहीं हो रही है। वेव एंड ऑसिलेशन टॉपिक जो +1 का है उसमें क्या है, कांस्टेंट मोशन भी दिखाया है वेव का और डैम्पिंग भी दिखाई है। यहाँ पे डैम्पिंग नहीं हो रही है। AC कॉन्टिन्यूएशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम फ्रीक्वेंसी से सेम पीक वैल्यू से फ्लो कर रही है। ओके, सो हियर I naught कैन बी पिक्ड आउट ऑफ द इंटीग्रेशन वैल्यू 0 to t sin omega t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाता है cos, so it is cos omega t with minus sin 0 to t। अब आप कहोगे यहाँ ओमेगा कैसे आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आता है वो इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है। सिंपल थिंग, साइन के थीटा डी थीटा, इफ़ वी आर सेइंग दिस, सो द रिजल्ट इज़ 1 over k विद माइनस साइन। साइन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इट विल कम विद द माइनस साइन हियर, माइनस ऑफ कॉस के थीटा। सो k इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू विद थीटा that must come out of the this trigonometrical term in denominator side. So here 1 over omega cos omega t with minus sign. So minus you can take out here and you will integrate this term from 0 to t. Clear? अब यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। दिस इज I naught ओमेगा टी, ओमेगा टी टर्म आ गया यहाँ पर। कॉस ओमेगा टी में जब आप टी रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस ओमेगा क्या मीन्स क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी जो वेरिएबल था उसके बेसिस पे आपने रखा टी, सो यू विल गेट दिस टी हियर
So cos 2 pi, and second case cos 0. 0 multiplied by anything, 0 here. So average value will get here as cos 2 pi. 2 pi means what? 0 again. So you will get cos 0, that means 1 minus 1. The average value of current for the full cycle is 0. मीन्स समझ में आया कि यहाँ पर अगर फुल साइकिल में लेते हैं तो जितनी करंट ऊपर है विद द प्लस साइन होगी, जितनी करंट नीचे है विद द माइनस साइन होगी. तो प्लस सेम वैल्यू +5 -5, द रिजल्ट विल बी 0. सो फॉर इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, द रिजल्ट में कम एज 0. क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो. इसी स्टेप्स में मैं हाफ साइकिल के लिए करवाने वाली हूँ. ठीक है. सो अब मैं इसको हाफ साइकिल कर देती हूँ. ठीक है. हाफ साइकिल का मीनिंग क्या हो गया? जो जो स्टेप से 1 by 1 कर रहे हैं, I = I0 sin ωt एज सच रहेगा. 1/t की जगह 1/t/2 हो जाएगा. इंटीग्रेशन की लिमिट्स में t/2 हो जाएगा, 0 to t/2. यहाँ पर t/2, 0 to t/2, I0 sin ωt. I की वैल्यू प्लेस की थी, यहाँ पर भी वैल्यू प्लेस करेंगे. 1/t/2, ये 2 ऊपर रख देती हूँ मैं. 2/t एंड I0 बाहर आ गया है. साइन ωt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद द लिमिट 0 to t/2 dt. अब साइन ωt का इंटीग्रेशन हो जाता है cos ωt. ओमेगा बाहर आ जाएगा, 0 to t/2. और यहाँ पर आप माइनस साइन यूज़ कर रहे हो. एंड दिस 2 यहाँ पे t/2 था, इसलिए 2 न्यूमरेटर में आ चुका है. सो 2I0 ओवर ωt. अब यहाँ स्टेप्स में वेरिएशन हो रहा है, वो स्टेप वेरिएशन मैं अब आपको शो कर देती हूँ. सो I0 इज इक्वल टू I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 ωt. cos ωt, cos ओमेगा के मीनिंग 2 pi/t. ओमेगा मीन्स 2 pi/t. t की वैल्यू को रखना है t/2. सो इट इज़ t/2 माइनस नेक्स्ट टाइम पे t की वैल्यू 0. सो इट इज़ 0. सो 2I0 डिवाइडेड बाई ωt. ये आपका फंक्शन कैंसिल हुआ और आ गया पाई, cos पाई. सो cos पाई माइनस cos 0 इज़ 1. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos पाई? ये माइनस चल रहा था, यहाँ पर बाहर की साइड एक माइनस था. 2I0 डिवाइडेड बाई ωt cos पाई. ठीक है. क्या होगा? ये 0, ये π/2, ये 180 यानी पाई, और ये हो गया 3 π/2. इसको भी मैं पाई कर देती हूँ. ठीक है. सो ये है वैल्यू एंड आफ्टरवर्ड 2 पाई. ये वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है. अब देखो cos 0 पे 1 होता है तो cos पाई पे कितना आता है? -1. cos 90 0, cos 270 0. यहाँ पर आपको 0 मिलते हैं, यहाँ पर 1 और -1 मिलता है. सो दिस इज़ +1, दिस वन इज़ -1. यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी -1. -1 you will get it as -2. -2, and this minus will come out, it will become plus into 2 divided by ωt. So you will get the value 224 I0 divided by ωt. This is the average value of current for what? For half cycle. यानी हाफ साइकिल में 0 नहीं हो रही है, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए. हाफ साइकिल अगर आप ये पॉजिटिव ही सारी वैल्यू ले रहे हो तो इसके हाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी. वो वैल्यू इस पोर्शन पे देखो I0 से थोड़ी कम ही वैल्यू होगी. I0 से कम वैल्यू है ये. ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड और ये 4 है. ओमेगा और t ये 4 से ज़्यादा ही होंगे ये वैल्यू. सो यहाँ पर जो आपको y एक्सिस पे वैल्यू मिल रही होगी ये क्या मिलेगी? I0 से कम. चेक करके देख सकते हो कोई भी केस. ओमेगा को अगर आप वैल्यू अप्लाई करो तो 2 π/t होता है. 2 π/t का मतलब कि क्या हो गया? 2 पाई डिवाइडेड बाई t कैंसिल, 2 पाई आया. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. 2 इंटू 3.14 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.28. not approximately exactly. So it is 6.28 and in the numerator it is 4. So 4 divided by 6.28. Obviously the denominator is greater, so you will get the lesser value than I0. ओके तो वैल्यू कम आ रही है, यानी हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू पीक वैल्यू से कम आएगी और एवरेज पीक वैल्यू से कम आना भी चाहिए. ठीक है,
तो दैट इज़ द रिजल्ट। और फुल साइकिल के लिए रिजल्ट क्या आया था, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। अब कहा जाए कि इसको वोल्टेज के लिए भी निकालो, सारे स्टेप्स सेम है, आई नॉट की जगह वी नॉट कर देना है, बाकी सेम टर्म्स रहेंगे। और फुल साइकिल के लिए अगेन ये वैल्यू 0 आनी है वोल्टेज के लिए। तो अगर आप वोल्टेज निकालना चाहो तो सेम स्टेप्स करोगे, बस आई की जगह पे वी कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो फोकस करना है इस चैप्टर में, वो फोकस मैथमेटिकल टर्म्स पे ज़्यादा होना चाहिए, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा है। अब जो एसी के सर्किट आप सॉल्व करने जाओगे या ये टॉपिक जो आप कर रहे हो, इन सब में आपको मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन द कॉन्सेप्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, सो IRMS रूट मीन स्क्वायर। वोल्टेज के लिए भी सेम स्टेप करेंगे जैसा हमने एवरेज में बताया था। सो IRMS मीन्स क्या हो गया, इसको मैंने फूरियर फंक्शन में बता दिया। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अंडर रूट कर देना है जो भी हम निकालने जा रहे हैं उस वैल्यू का अंडर रूट, ओके। एंड कैसे बताया था, स्क्वायर करना है पहले, तो आई का स्क्वायर करंट है इसलिए आई स्क्वायर, मीन निकालना है तो स्क्वायर का मीन, सो इसका होल क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट को हटा देते हैं, अभी लास्ट में उसको यूज़ करना है क्योंकि साथ में मुझे हर बार यहाँ लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ स्क्वायर फॉर्म में ले आते हैं। सो दिस इज़ IRMS स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज़ स्क्वायर मीन, ये जो साइन होता है किसका है, मीन का। अब इसको अगर आप फुल साइकिल के लिए अप्लाई करोगे तो फुल साइकिल के लिए क्या होगा, दैट इज़ 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, t इज़ टाइम पीरियड। फुल साइकिल के लिए हमें क्या लिखना होता है, टाइम पीरियड। सो दिस वन आई स्क्वायर dt, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आई की वैल्यू आप पढ़ चुके हो क्वेश्चन में, तो वो आप करोगे। सो दैट इज़ 1/t 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा t होल स्क्वायर dt। 1/t आई नॉट को आपने बाहर निकाला, स्क्वायर टर्म है बाहर आ गया पूरा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है। अब आपके सिलेबस में या जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं उनको ये पता है कि स्क्वायर फंक्शन का हमें कैसे निकालना होता है, बट जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि स्क्वायर के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लर्न करने का तरीका ये सबसे अच्छा रहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे माइनस आता है। इसी को अगर आप वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अप्लाई करोगे तो ये 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। एज सच ये 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। ये क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यानी लीनियर फंक्शन का मीनिंग क्या है, जिसमें स्क्वायर ना आ रहा हो, कोई पावर ना हो, ठीक है। सो वी विल यूज़ हियर एज 1/t, दिस इज इक्वल टू 1/t आई नॉट स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर थीटा टर्म को ये फार्मूला मैं यूज़ कर लूँगी। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आएगा 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म इधर जा रहा है और cos 2 थीटा टर्म इधर आ रहा है। तो 2 थीटा जो थीटा है वो यहाँ पर क्या है, दिस वन इज़ द थीटा, होल टर्म इज़ थीटा, सो थीटा इज़ ओमेगा टी, सो cos 2 ओमेगा टी, क्लियर। ये पूरा का पूरा आ जाएगा साइन स्क्वायर के बेसिस पर dt, एंड नाउ यू विल सॉल्व इट 1/t आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 dt। अब ये जो इतने लंबे लंबे स्टेप्स हो रहे हैं ना, एक्चुअल में जब आप इसको जैसे अभी मैं फुल साइकिल के लिए निकाल रही हूँ, इसी को आप हाफ साइकिल के लिए खुद से निकालोगे, इसी को आप वोल्टेज के लिए निकालोगे, तो 4 डेरिवेशन हो गई। अगर आप 4 डेरिवेशन कर रहे हो प्रैक्टिस लिख करके, तो ये जो ये वाला टर्म है ना, इसका अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आना क्या है।
अभी मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस ये जो सेकेंड टर्म है ना, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाना है, केवल फर्स्ट टर्म की वैल्यू बचेगी। ठीक है, विल डू इट एज 1/t आई नॉट स्क्वायर 1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2t x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 ओवर n+1। सो यू विल गेट इट एज 1/2 आउटसाइड एंड t आ जाएगा यहाँ पर टर्म 0 to t इंटीग्रेशन हो गया। माइनस में आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करो, 1/2 बाहर आ गया है, cos 2 ओमेगा टी, cos का इंटीग्रेशन क्या आता है sin 2 ओमेगा टी आ जाएगा। और जितने भी t के साथ में कांस्टेंट टर्म है इट विल कम इन डिनोमिनेटर, सो 2 ओमेगा विल कम इन डिनोमिनेटर एंड यू विल इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम 0 to t। सो दैट इज़ द प्रोसेस हियर, द मेन प्रोसेस हियर विच यू विल डू हियर टू सॉल्व द इक्वेशन। एंड देन IRMS स्क्वायर, इसको भी हटा देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/t आई नॉट स्क्वायर। ये 1/2t अपर लिमिट लोअर लिमिट इज 0, सो इट विल कम एज अपर लिमिट ओनली हाफ t आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ, और ये हो गया 4 ओमेगा। साइन एक बार आप रखोगे साइन 2 इंटू 2π/t, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π/t, तो ये हो गया 4π/t, एक 2 पहले से था, इंटू t की वैल्यू आपने रखी कैपिटल T, दूसरी बार आपने रखा साइन 4π/t इंटू 0। ओके, यू आर पुटिंग द वैल्यूज़ हियर। सो आई नॉट स्क्वायर हाफ ऑफ t माइनस 1/4 ओमेगा साइन, ये t और t कैंसिल हो गए, 4π किधर आ रहा है, ये 0 है, 1π 2π 3π 4π, सो यहाँ पर आ रहा है, तो साइन 0 आ गया एक तरीके से, साइन 0 इज़ व्हाट 0, सो फर्स्ट टर्म इज़ 0 एंड ये इज़ ऑलरेडी 0 हो रहा है, सेकेंड टर्म इज़ 0, सो दिस होल टर्म विल बिकम 0। ओके, गॉट इट। सो 1/t आई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ ऑफ t, you will get this result and then you will get t and t cancelled out and you will get it I naught over 2. This is IRMS square. So what is the value of IRMS for full cycle? Under root of this value. तो the right side में under root करोगे I naught by √2. You will get this value. Okay. So that is the term here. And I hope this is clear to you. This is for full cycle. Remember this, for full cycle. Clear? Is it clear to everyone? अब ये हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। हाफ साइकिल के लिए मैं क्या करती हूँ, वो सारे स्टेप्स सेम चल रहे थे, यहाँ पर ही मैं कर रही हूँ, समझ लेना अच्छे से। हाफ साइकिल और फुल साइकिल में क्या डिफरेंस है, सिंपली जो लिमिट होती है उसको हम 0 to t/2 कर देते हैं, और यहाँ जो 1/t आता है उसकी जगह पे t/2 कर देते हैं। तो जो पहले जो मैंने यहाँ स्टेप रब कर दिए थे, उसके बाद ये किया, फिर ये किया, ये थर्ड पॉइंट था। यहाँ से मैं चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। हाफ साइकिल सेम, यहाँ पर IRMS फॉर स्क्वायर कर रहे हैं हाफ साइकिल के लिए, तो 1/t/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to t/2 एंड दिस इज I स्क्वायर dt, ये टर्म आएगा। I स्क्वायर को जब आप सॉल्व करते हुए यहाँ पर लाओगे, सो 0 to t/2 I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो जो साइन स्क्वायर ओमेगा t था उसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर दिया था। पहले वाले स्टेप इतने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो वो जो t/2 है यहाँ पे करते जाओ, t/2 दिस वन इज सेम, दिस इज t/2, दिस इज t/2 एंड यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई हो चुकी हैं। t/2 0 to t/2 0 to t/2। ये टर्म मैंने आपको बताया था कि फुल साइकिल के लिए तो ये टर्म क्या हो गया था आपका 0 हो गया था। अब हाफ साइकिल में चेक कर लेते हैं, ये t/2 हो गया और ये भी t/2 हो गया। ओके, नाउ दिस वन, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, जब हम यहाँ t/2 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा t/2, और ये टर्म ऑलरेडी t/2 बाहर था, सो ये 2 ऊपर ले जाते हैं। अब 2/t I नॉट स्क्वायर, यहाँ पर पूरा लिमिट चल रही है, और इस टर्म को चेक कर लेते हैं। 1 ओवर, आप यहाँ देखो 1/2 था,
ये 2 to 4 हो गया 1/4 ओमेगा एज सच। ये 2 है, ये 2 है, तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, तो ये 4π हो गया बाई टी एज सच आ गया। स्मॉल टी की जगह पे t/2 रखना है अब। और दूसरी बात 0 है तो ये तो एज सच साइन 0 हो गया। इसको चेक कर लो इस वाले टर्म को बस केवल 1/4 ओमेगा, ये आपका टी कैंसिल, ये 2π साइन 2π, दिस वन इज़ 0 पाई 2π अगेन 0, फिर से 0 रिजल्ट आ रहा है 2π पे 3π पे 4π पे। क्यों? क्योंकि साइन 0 इज़ 0, साइन 2π इज़ 0, साइन 2π इज़ 0। 90 और 270 पे वैल्यूज़ मिल रही होती हैं और उसके मल्टीपल पे बाकी में वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये टर्म फिर से 0 हो गया। यहाँ पर आया था t/4, ये टर्म आपका t/4 हो गया और ये टर्म आ गया आपका 2/this1। अब इसको मैं रब करके हाफ साइकिल के लिए लिख देती हूँ टर्म। सो विल गेट इट एज दिस वन इज़ 2 I0 स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 4t, ये 4 बाहर आ गया, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। आपका आ जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2। Okay, so this one is the result. That means in the half cycle, this is for half cycle. And this is for full cycle. You can see the results are coming same. Means what? कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे फुल साइकिल और हाफ साइकिल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एटलीस्ट आर एल एंड सी सर्किट इंडिविजुअल, देन एल आर सी आर एंड एल सी सर्किट। LC सर्किट इज़ नोन एज रेडियो ट्यूनिंग सर्किट एंड देन LCR सर्किट। तो ये टोटल 6 सर्किट हैं और इन 6 सर्किट को कंप्लीट करने में 2 लेक्चर्स लगेंगे, यानी एक लेक्चर में मैं 3 सर्किट कंप्लीट करूँगी। ओके, एंड बिसाइड दिस यू विल गेट द फेजर डायग्राम। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद L, R एंड C सर्किट। सो थैंक यू फॉर टुडे।